हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा था कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीके का वैल्यू कम होगा, पीएच का वैल्यू घटेगा और आयोनाइजेशन बढ़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे यहां पर एक क्या दिया गया है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और दूसरा दिया गया है फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की गई है यहां पर कि दोनों में ज्यादा कौन एसिडिक है, कम कौन एसिडिक है, इन चीजों को हमें डिस्कस करना है यहां पर। तो देखो, वही कंसेप्ट लेके चलेंगे जो हम लोग इस इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन में देखे थे। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो ऐसा तो नहीं है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ अलग कंसेप्ट होगा, मेजोमेरिक में कुछ अलग कंसेप्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। H प्लस निकालो, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखो, तो यहां से H प्लस गया तो यहां पर माइनस चार्ज आया, H प्लस गया तो यहां से माइनस चार्ज आया। ये क्या बन गया जब ये O माइनस हो गया? तो इस एसिड का कंजुगेट बेस, इस एसिड का कंजुगेट बेस। माइनस चार्ज कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, माइनस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है। ऊपर से CH3CH2 का प्लस आई, इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। और इसमें तो जो चार्ज है वो बढ़ नहीं रहा है, रेजोनेंस करके और कम हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सेकेंड का कंजुगेट बेस जो है वो ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट के कंजुगेट बेस से। इसका मतलब सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। कंजुगेट बेस बनाओ, H प्लस गया माइनस, H प्लस गया माइनस, H प्लस गया माइनस। माइनस चार्ज सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज बढ़ा, अनस्टेबल हुआ, तो नो रेजोनेंस यहां पर लिखेंगे। माइनस चार्ज का कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं हो रहा है। माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर माइनस चार्ज का सर रेजोनेंस होने लगा, तो अपन ये बोलेंगे यहां पर कि रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस होने के साथ साथ इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें एक पे O पे माइनस चार्ज और सभी पे कार्बन पे माइनस चार्ज यहां आया। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 5 इक्विवेलेंट की नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहां पर क्या लिखेंगे? सर O का माइनस चार्ज यहां रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर ही जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक ही जैसे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, यहां भी O पे माइनस चार्ज, यहां भी O पे माइनस चार्ज। तो क्या लिखेंगे कि यहां तो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस की क्वालिटी जो है यहां पर कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहां पर O का माइनस चार्ज O पर नहीं, कार्बन पर जा रहा है, और यहां के O का माइनस चार्ज फिर से ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो रेजोनेंस तो हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। कितने? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, आप बोलो सर इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कम स्टेबल, ये कम स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें O का माइनस चार्ज O पर ही जा रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज आया दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल। आप बोलो सर यहां तो 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं बोलूंगा ये बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें ये देखो माइनस चार्ज रेजोनेंस करके कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे आया, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे रह रहा है। तो यहां पर जो बन रहा है ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये कम स्टेबल बन रहा है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो 3 होगा, और 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इसे नोट करें, फिर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको इनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है। तो चलो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले H प्लस निकाल के कंजुगेट बेस बनाते हैं। यहां से H प्लस है कि गया, गया, कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, H प्लस गया माइनस चार्ज, H प्लस गया माइनस चार्ज, H प्लस गया सर माइनस चार्ज आया। ये माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ही स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा, जितना स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। चलो देखते हैं, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज है। CH3 से पूछते भाई तुम्हारा क्या इफेक्ट है, तो बोलेगा कि प्लस आई। Cl से पूछते हैं तो बोलेगा माइनस आई। OCH3 से पूछते हैं तो बोलेगा प्लस एम, और NO2 से पूछते हैं तो माइनस एम। अगर इसके प्लस एम माइनस एम से नहीं आंसर आएगा तब इनके इंडक्टिव देखेंगे। तो भाई माइनस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लिया तो माइनस चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बेटा, फोर्थ। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये दे रहा था, ये दे रहा था, ये भी खींच रहा था, लेकिन इंडक्टिव से तो इतना नहीं खींच पाएगा जितना ये प्लस एम माइनस एम से खींच रहा है, ये कुछ कम खींचेगा तो ये इससे कम एसिडिक होगा। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, आप बोलोगे कि सेकेंड। अब सेकेंड के बाद प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब माइनस चार्ज देगा, माइनस चार्ज देगा मतलब माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, और चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के ये दोनों अनस्टेबल बना रहे हैं। प्लस आई कम इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मेजोमेरिक डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा, तो सबसे कम स्टेबल होगा। इसका मतलब ये एसिड सबसे कम एसिडिक होगा, 3 सबसे कम होगा, 1 उसके पहले आएगा। दिस इज द कंप्लीट आंसर। फिर से एक बार समझो, सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पर सबका इफेक्ट लिखा, देखा H प्लस निकालने के बाद कि कौन सा माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस हुआ, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस हुआ उसका करस्पॉन्डिंग एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां से OH से H प्लस निकाला माइनस चार्ज, OH से H प्लस निकाला माइनस चार्ज, H प्लस निकाला माइनस चार्ज, और यहां से H प्लस निकाला माइनस चार्ज। पता है यहीं पर हम लोग गलती करते थे, सर यहां से H प्लस निकलेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, यहां से भी H प्लस निकलेगा, तो यहां से भी H प्लस निकलेगा। मैं बोलूंगा नहीं बेटा ये फिनॉल है और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुम बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तुम बोलो सर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले H प्लस इससे मांगने के लिए जाएंगे तो कौन आगे हाथ बढ़ाएगा कि ये H प्लस ले लो कि ये H प्लस ले लो। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां से H प्लस निकलेगा, ना कि यहां से H प्लस निकलेगा। अब इस माइनस चार्ज को देखो, माइनस चार्ज सिंगल डबल क्या हो रहा है भाई, रेजोनेंस हो रहा है। सर यहां माइनस चार्ज नहीं आएगा क्या, नहीं, इससे पहले तो यही अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा, H प्लस दे चुका होगा, तो ये कंजुगेट बेस यहां से बनेगा और सभी यहां से बनेंगे। क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल। अब इन तीनों में NO2 का माइनस एम, OCH3 का प्लस एम, इसका माइनस एम। अब बताओ यहां NO2 माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, CN माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बता NO2 का माइनस एम ज्यादा होगा कि CN का। आप बोलो सर NO2 में N इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, N का पोलर पाई बॉन्ड, और इसमें C का पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका माइनस एम ज्यादा होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसे ज्यादा स्टेबल करेगा, मतलब इसके बाद एसिडिक कौन होगा, थर्ड के बाद फर्स्ट। और ये प्लस एम तो अनस्टेबल कर रहा है, मतलब सेकंड जो होगा सबसे कम एसिडिक। दिस इज अ कंप्लीट एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ दिस 4 कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इससे पूछते हैं तुम्हारा कोई ग्रुप लगा है क्या, बोलेगा कि यहां हाइड्रोजन है यार, हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट, बोलेगा कि 0। इससे पूछते हैं NO2 का, बोलेगा कि देखो पैरा पोजीशन है, मेरा माइनस एम तो लग रहा होगा।
इससे पूछा, बोला कि मेटा पोजीशन मेरा माइनस एम नहीं लग रहा है, मेरा लगने वाला इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ माइनस आई है। इससे पूछा, बोला कि ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पैरा पे तो रेजोनेंस होता है तो मेजोमेरिक मेरा लगेगा ही, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा माइनस एम लग रहा है। एक चीज तो समझ में आ गया कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये दोनों माइनस एम, यहां से H प्लस जब निकलेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा, तो ये माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींच खींच के इसे क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। मतलब ये है कि 4 and 2 आर मोर एसिडिक देन 1 and 3। अब 4 और 2 में देखते हैं, सर इसका भी माइनस एम, इसका भी माइनस एम, दोनों का माइनस एम तो सेम होगा। क्यों माइनस एम सेम होगा भाई? क्योंकि ऑर्थो पैरा ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। अब बात आती है कि सर तो 4 और 2 में कौन ज्यादा होगा? अब इसके इंडक्टिव के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं? इंडक्टिव के पास। माइनस आई, इसका भी माइनस आई। आप बोलो सर माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो ये नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मैं बोलूंगा बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर H प्लस जैसे निकल रहा होगा, निकलने के पहले ही बोलेगा क्या? ये ऑक्सीजन NO2 का बोलेगा भाई हम तो तुमसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां OH के H प्लस और NO2 के O के बीच में क्या होने लगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो यहां से अब H प्लस को निकालने के लिए ये भी बॉन्ड टूटना पड़ेगा, ये भी बॉन्ड टूटना पड़ेगा। मेजोमेरिक है, लेकिन उस मेजोमेरिक के बाद की अगर बात करें तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से H प्लस का निकलना यहां के रेस्पेक्ट में डिफिकल्ट हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। और 1 and 3 में इसका तो माइनस आई लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींच के इसे स्टेबल कर दिया, यहां तो कोई नहीं है, इसलिए 3 इज मोर स्टेबल देन 1। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? आंसर होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इस क्वेश्चन को इसके बाद हम लोग कर लेंगे। इसके लिए हम कंसेप्ट लिखते हैं। क्या कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज less acidic than पैरानाइट्रोफिनॉल। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है कम एसिडिक होता है। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट की यहीं पर बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऐसे रखे हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को हमें तोड़ना होता है। जिस टेम्परेचर पर तोड़ दिया उसका बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे कि ये है। अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक दूसरे से अटैच्ड है, एक दूसरे को जकड़ के इनके बीच के इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, अगर बहुत ज्यादा है तो ये डिफिकल्टी से अलग अलग होंगे। मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे इन्हें आप बॉयल कर सकते हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब जितना 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये OH और NO2 आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए, एक ही मॉलिक्यूल के OH और NO2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ क्या? आप बोलोगे कि नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से मान लो कि आया कि इसमें नीचे OH है और ऊपर NO2 है, तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग NO2 किया, OH इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया। 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। जब बहुत ज्यादा हो गया तो इसे अलग करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया। यहां पर दूसरा आया इसी तरह का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग
किए हुए हैं। मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल से इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जबकि इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल से इसका अट्रैक्शन कम होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये अपना दोनों हाथ खुद से ही मिला रखा है, तो इसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाथ मिलाने की टेंडेंसी कम है, जबकि ये इसने हाथ नहीं मिलाया है तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो आराम से हाथ मिला देगा। तो ये जो दो मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ेंगे, इसको अलग अलग करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। यही रीजन है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या लिखेंगे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल has a higher boiling point than paranitrophenol, because paranitrophenol has more intermolecular, इंट्रा नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ बच्चों, यहां कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है HAHBHC, तो हमें ये बताना है कि HA में, HB में और HC में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले क्या करो, H प्लस गया सर -4, H प्लस गया -4, H प्लस गया -4, O के पास लोन पेयर होता है, ये एडजेसेंट एटम है बेटा, -4 लोन पेयर में रिपल्सन होगा, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होगा तो H प्लस निकलना ही नहीं चाहेगा, मतलब HA जो होगा सबसे कम एसिडिक होगा। सर -4 सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, -4 सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक HB हो गया, और HC जो है इंटरमीडिएट बीच में आएगा, क्योंकि ना तो ये रिपेल हो रहा है ना तो ये रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहां रिपल्सन फैक्टर काम कर गया, इसलिए ये सबसे लिस्ट एसिडिक होगा। यहां की बात करते हैं, H प्लस गया, चलो भाई H प्लस ले जाते हैं तो -4 आता है, H प्लस ले जाते हैं -4 जाएगा। अब चलो देखते हैं, OCH3 से पूछते हैं भाई तू कौन सा अपना इफेक्ट लगाएगा, बोलेगा कि +M मैं लगा रहा हूं। NH2 से बोलते हैं तो ये भी बोलता है कि मैं +M अपना लगा रहा हूं। OCH3 से बोलते हैं मेरा लोन पेयर है तो मैं भी +M लगाऊंगा, और C डबल बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड है तो ये बोल रहा है कि मैं -M लगाऊंगा। ये सब के सब +M से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन दे के इस -4 को बढ़ा के अनस्टेबल कर रहे हैं, मतलब ये तीनों के कंजुगेट बेस इसके रेस्पेक्ट में अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये मोर एसिडिक है। अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक। अब इन तीनों में अगर बात किया जाए तो भाई ये तो अपना लोन पेयर पूरा का पूरा ऊपर दे रहा है, +M से ऊपर की तरफ -4 को बढ़ा रहा है, ये भी अपना लोन पेयर ऊपर दे रहा है तो -4 को बढ़ा रहा है, ये अपना लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस करा रहा है, इधर भी रेजोनेंस करा रहा है, मतलब इसका +M ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है, तो ऊपर कम लग रहा है, ऊपर कम लग रहा है तो ऊपर कम इलेक्ट्रॉन दिया, ऊपर कम इलेक्ट्रॉन दिया तो -4 यहां पर कम बढ़ा, और -4 अगर यहां पर कम बढ़ा बेटा तो ये ज्यादा स्टेबल है, चार्ज कम तो ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों में हमें बात करनी है, सर ये भी ऊपर की तरफ पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये N दे रहा है, यहां पर O दे रहा है,
इन की En कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम तो देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा देगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। O की En इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी इससे ज्यादा तो देने की टेंडेंसी इससे कम, तो ये माइनस चार्ज कम बढ़ेगा। इसका चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ये हुआ कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ दिस 4 कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, HA और HB में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। HA प्लस गया, माइनस चार्ज दिया, HB माइनस गया, B प्लस गया, यहां माइनस चार्ज आया। माइनस चार्ज लोन पेयर रिपल्सन। अब सुनना सर, यहां भी रिपल्सन होगा। मैं बोलूंगा कि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, माइनस चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट पे आ गया, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, ये अपना माइनस चार्ज इधर दे देगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्या हुआ, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। कौन ज्यादा एसिडिक हुआ है सर, ये माइनस चार्ज तो अपना दे दिया, चार्ज यहां पर कम हो गया। दिस इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहां भी HA है, HB है, HB गया माइनस, HA गया माइनस, ये माइनस चार्ज लोन पेयर में रिपल्सन। सर इसमें p ऑर्बिटल होगा क्या, नहीं बेटा। डी, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, सेकेंड पीरियड, फास्फोरस थर्ड पीरियड। यहां भी क्या हो गया, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये अपना माइनस चार्ज यहां से यहां कर दिया, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पर भी क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब इसमें देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें निकालना है। यहां से HA प्लस गया, यहां से HB प्लस गया, यहां से HC प्लस, यहां से HD माइनस 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 और यहां माइनस। अब देखते हैं जो माइनस चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। माइनस चार्ज सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ज्यादा रेजोनेंस, 3 डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। सर इससे पूछते हैं माइनस चार्ज, यहां से H प्लस निकलेगा तो क्या आएगा, माइनस चार्ज फिर सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है सर। माइनस चार्ज सिंगल 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 कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एक मिनट, ये यहां पर OH नहीं था, ये OH यहां पर लिखा हुआ है, तो ये HC यहां पर है, माइनस चार्ज। तो देखो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस नहीं किया, ये माइनस चार्ज की अगर बात करें, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ज्यादा रेजोनेंस किया, माइनस चार्ज सिंगल डबल कम रेजोनेंस किया, माइनस चार्ज सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं हुआ। एक चीज तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा HB रेजोनेंस किया तो HB सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद HC रेजोनेंस किया तो वो थोड़ा सा कम एसिडिक। अब ना तो HA रेजोनेंस कर रहा है ना तो HB रेजोनेंस कर रहा है। अब सुनना, ये OH से ये डबल बॉन्ड काफी दूर है, तो इस डबल बॉन्ड का माइनस आई बहुत कम लग रहा होगा, तो ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा होगा माइनस आई से, जबकि यहां से ये डबल बॉन्ड OH दोनों नजदीक है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेंगे। अब देखो रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों का कंसेप्ट मिक्स हो गया, ये दोनों रेजोनेंस कर रहे थे इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये दोनों रेजोनेंस नहीं कर रहे थे तो कम स्टेबल। HA और HD कम स्टेबल होंगे, HB और HC ज्यादा स्टेबल होंगे। HB HC में HB ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहां से H प्लस निकलने के बाद माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल, इसलिए HB इज मोर एसिडिक देन HC। अब बात करते हैं HA और HD में। सर दोनों में से कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर इन डबल बॉन्ड का OH का माइनस आई ज्यादा लग रहा है, इसलिए इस माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि माइनस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो यहां कम इलेक्ट्रॉन कम बचेगा, इलेक्ट्रॉन कम बचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब फिर HA आएगा और लास्ट में HD आएगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसे नोट करें। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इन अपने लोन पेयर को देने की टेंडेंसी बेसिक स्ट्रेंथ कहलाती है। जो कंपाउंड अपने लोन पेयर को जितना इजीली देना चाहेगा उतना ही अच्छा बेस होगा। चलो देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पर N के पास लोन पेयर है और यहां भी N के पास लोन पेयर है। अब देखते हैं
लोन पेयर सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है। अब बात करनी है कौन नाइट्रोजन चाहेगा कि अपना लोन पेयर मैं इजीली दे दूं, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये दो दो जगह पे जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। मतलब एक टाइम पर लोन पेयर कहां है, यहां पर है कि रेजोनेंस करके यहां चला गया, ये खुद ही कंपाउंड को पता नहीं है। जबकि यहां पर क्या है, ये लोन पेयर यहां पर फिक्स है, ये लोकलाइज है, ये कैसा है, डीलोकलाइज है। ये लोन पेयर कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये लोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये लोकलाइज है, फिक्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां का जो लोन पेयर है उसे सिग्मा लोन पेयर बोल सकते हैं, लोकलाइज लोन पेयर बोल सकते हैं। और ये क्या है, पाई लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल को भी नहीं पता है कि मेरा लोन पेयर यहां है कि रेजोनेंस करके इस पोजीशन पे आ गया। जैसे ये समझो कि ये दो मार्कर मेरे हाथ में है, ये लोन पेयर है, तो एक कंडीशन ये है कि मैं अपने हाथ में मार्कर रखा हूं, कोई आके ले जाए, और दूसरा कंडीशन ये है कि मैं इस हाथ से इस हाथ में मार्कर ले रहा हूं, फिर इस हाथ से इस हाथ में, मतलब रेजोनेंस कर रहा है लोन पेयर। तो कोई आएगा तो उसको नहीं पता है कि एक टाइम इंटरवल में या एक एग्जैक्ट टाइम पर लोन पेयर इस हाथ में है कि इस हाथ में है, जबकि फर्स्ट कंडीशन में इस हाथ में था, आराम से लेके चला गया। तो मेरी लोन पेयर देने की टेंडेंसी किस केस में ज्यादा है, जब मैं लोन पेयर को इस हाथ से इस हाथ में रख रहा हूं, फिर इस हाथ से इस हाथ में रख रहा हूं तब, या एक जगह फिक्स है। तो आप बोलोगे जब एक जगह फिक्स है आराम से दे सकता हूं। मतलब जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, किससे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। रेजोनेंस करने वाला लोन पेयर कम बेसिक होगा, नहीं रेजोनेंस करने वाले लोन पेयर से। अपन क्या बोलेंगे कि फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकेंड। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक, चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड मतलब नहीं रेजोनेंस करने वाला लोन पेयर इज मोर बेसिक। यहां पर देखते हैं एन का लोन पेयर, एन का लोन पेयर, एन का लोन पेयर, एन का लोन पेयर, रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल सिंगल नहीं रेजोनेंस हो रहा है सर, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। सर ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये ज्यादा बेसिक होगा। आप बोलो सर NO2 का माइनस M, ये फलान ये सब लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये NO2 का माइनस M तो लग रहा है, लेकिन ये माइनस M से N के लोन पेयर को नहीं खींच पा रहा। क्यों? क्योंकि N का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पा रहा। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये ज्यादा बेसिक, ये तीनों कर रहे हैं तो कम बेसिक। मतलब फर्स्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक। क्यों? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये तीनों डिलोकलाइज है। अब देखते हैं किसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये अपना लोन पेयर देना चाहता है, रेजोनेंस कर रहा है, नीचे से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका तो माइनस आई इफेक्ट है भाई, इसका प्लस आई इफेक्ट है और इसका प्लस एम इफेक्ट है। ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रहा है। ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे इनके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जबकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये नहीं दे पाएगा उतना आराम से जितना ये दोनों दे रहे हैं। मतलब थर्ड इज लिस्ट बेसिक। अब हमें सेकेंड और फोर्थ में बात करनी है। सर इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है। भाई ये इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इससे ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 1 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद कौन आएगा? 2, और 2 के बाद कौन आएगा? 3। दिस इज द कंप्लीट आंसर। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये तीनों लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं, कम बेसिक, ये नहीं कर रहा है, ज्यादा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है।
CH3 का प्लस आई, C डबल बॉन्ड OH का माइनस M, CN का माइनस M, OCH3 का प्लस M। एक चीज तो समझ में आ गया सर, ये प्लस M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया तो ये सबसे ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे ज्यादा यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ होगा, फोर्थ इज मोस्ट बेसिक। उसके बाद फर्स्ट CH3 का प्लस आई लग रहा है तो कम इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन ये दोनों तो खींच के कम कर दिए ना, तो 4 के बाद फर्स्ट आएगा। अब सेकंड और थर्ड में देखना है, C डबल बॉन्ड OH CN, C माइनस M से इलेक्ट्रॉन ये भी खींचा, माइनस M से इलेक्ट्रॉन ये भी खींचा, ये sp कार्बन है, sp कार्बन है, CN ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा खींच लिया तो यहां कम बचेगा, कम बचेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी कम होगी, तो ये सबसे कम बेसिक होगा। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। इमिडाजोल कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इमिडाजोल। अब देखो पूछा गया है कि Na ज्यादा बेसिक है कि Nb। भाई Na का लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, जबकि Nb का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर हो, निगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, रेजोनेंस नहीं करता है। तो Na का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, डिलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, तो ये ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक। Nb इज मोर बेसिक देन Na। इसी तरह से यहां भी क्वेश्चन है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये कम बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। Na इज मोर बेसिक देन Nb। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप नोट करें, उसके बाद कुछ और हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करेंगे। नोट करें बेटा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। चलिए देखते हैं, सभी क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल, पूरा रेजोनेंस हो रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। सर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा ना बेटा वो थर्ड होगा, क्योंकि इसका N का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। आप बोलोगे सही बात बोल रहे हो सर, इसका लोन पेयर कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब ये तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। अब इन दोनों में बात करते हैं। आप बोलोगे सर लोन पेयर सिंगल डबल तीन तीन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं। तुम याद करो तो इस कंपाउंड का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। सर ये यहां भी माइनस चार्ज आया था, यहां भी माइनस चार्ज आया था, यहां भी माइनस चार्ज आया था, यहां भी माइनस चार्ज आया था। इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे सर। वैसे भी नहीं, अगर तुम्हें याद आ रहा है तो तुम ये देखो कि सर ये N का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये भी N का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा ये लोन पेयर रेजोनेंस तो कर रहा है, रेजोनेंस अगर नहीं भी करे तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन ये अगर लोन पेयर नहीं होता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। तो रेजोनेंस कर रहा है, साथ में एरोमेटिसिटी भी दे रहा है, मतलब इसका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा ही हो गया। ये लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस प्लस एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, इसलिए अब ये लोन पेयर बाहर नहीं निकालना चाहेगा, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। अरे भाई आप सोचो कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी को बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये अपना अगर लोन पेयर दे दिया तो एरोमेटिक रहेगा क्या? नहीं। तो एरोमेटिसिटी लॉस न हो इसलिए अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेगा, इसलिए सबसे कम बेसिक होगा। सर ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी यहां पर नहीं है, तो ये इससे तो ज्यादा बेसिक होगा। आंसर हो गया 3, 2, 1। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पाइरोल एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एनिलीन। एनिलीन इज मोर बेसिक देन पाइरोल। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो बेटा यहां 3 लोन पेयर है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात आई तो वही अपना लोन पेयर देगा जो लोकलाइज होगा। अच्छा रेजोनेंस होने से क्या होता था? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा था। यहां पर देखो ये N का लोन पेयर रेजोनेंस करके अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे रहा है, ये भी रेजोनेंस करके अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे रहा है, तो ये N का तो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, प्लस
ये दोनों लोन पेयर अपना प्लस एम लगा के, दोनों एन का लोन पेयर प्लस एम लगा के यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। यहां पर एक एन का लोन पेयर रेजोनेंस करके यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहां पर तो और कुछ है ही नहीं। मतलब ये एन का लोन पेयर रेजोनेंस करके इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? फर्स्ट। ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं ज्यादा बेसिक है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक है। पूरे कंपाउंड में अगर बात किया जाए तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजिली देना चाहेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया। उसके बाद ये बेसिक हुआ, उसके बाद ये बेसिक हुआ। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज गुआनिडीन। इस मॉलिक्यूल का एक नाम क्या है? गुआनिडीन। और ये ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। गुआनिडीन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहां पर देखो 3 नाइट्रोजन के दिए हुए हैं, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है। पूछा गया कि एन ए, एन बी और एनसी में कौन ज्यादा बेसिक है? सर लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लोन पेयर यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सर एन में रेजोनेंस हो रहा है इसलिए सबसे कम बेसिक होगा। अरे सोडियम नहीं है कि एन लिखा हुआ है, सिंबल है एन, ए जो है इसका सिंबल है। अब एनबी और एनसी में देखा जाए तो ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। ये रेजोनेंस करके एनबी के पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। एनए रेजोनेंस करके अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इधर बढ़ा रहा है, मतलब एनबी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद एनसी सबसे ज्यादा बेसिक, एनबी, फिर एनसी, फिर एनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेजोनेंस का कोई यूज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छा है यार, अच्छी तरह से समझना। सर CH3 का प्लस आई, CH3 का प्लस आई, CH3 का प्लस आई, आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो बताया था एक्वस मीडियम में, गैसियस मीडियम में। अरे भाई दोनों के दोनों 3 डिग्री अमाइन है, अपने कंफ्यूजन को खत्म करो। ये तब होता था जब एक 1 डिग्री अमाइन था, एक 2 डिग्री अमाइन था, एक 3 डिग्री अमाइन था। गैसियस फेज में 3 डिग्री अमाइन ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन एक्वस फेज में 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होता था। लेकिन अब तो ये दोनों के दोनों क्या है? 3 डिग्री अमाइन है। अब दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा समझना। ये ब्रिज हेड के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन जो है ब्रिज हेड एटम है, इसके ऊपर लोन पेयर है। और ये ब्रिज हेड नहीं है सर, ये तो ओपन चेन कंपाउंड है। ध्यान से सुनना, यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप है, ये बीच में नाइट्रोजन है, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक इथाइल, और यहां पर लोन पेयर है। तो ये क्या होता है, अगर कि यहां कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम होता है तो इस लोन पेयर का फ्लिपिंग होता है। क्या होता है? फ्लिपिंग। फ्लिपिंग करना मतलब ये लोन पेयर ऊपर से नीचे, तो जब ये लोन पेयर यहां है, यहां से नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे चल रहा है। तो लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह, ये होते रहता है। जैसे नाइट्रोजन का इन्वर्जन आपने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी, कि लोन पेयर का फ्लिपिंग होता रहता है। तो लोन पेयर का यहां पर फ्लिपिंग होता रहा, फ्लिपिंग होता रहा, इसलिए लोन पेयर या कभी ऊपर एटम पे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। मतलब रेजोनेंस तो नहीं, लेकिन लोन पेयर का जगह फिक्स नहीं हुआ। कभी एन के ऊपर है, कभी एन के नीचे है, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे चल रहा है। जबकि यहां पर क्या है कि यहां लोन पेयर है और इन तीनों को पकड़ के नीचे से बांध दिया गया। अब ये ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं। तो ये यहां पर फिक्स हो गया, इसलिए ज्यादा बेसिक है। कौन ज्यादा बेसिक है? सेकेंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। यहां पर क्या बोलेंगे? लोन पेयर इज फिक्स। और यहां पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है, बट फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर टेक्स प्लेस। यहां पर फ्लिपिंग लोन पेयर का हो रहा है और यहां पर लोन पेयर फिक्स है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सेकंड जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, किससे? फर्स्ट से। तो आप इसे नोट करें, इसके बाद कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। बच्चों जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेजोमेरिक इफेक्ट का, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन का पार्ट आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल,
का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। कैसे, चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड हमने ले लिया, ठीक है ना, तो इसमें पोलर पाई बॉन्ड है कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, बताओ। मैंने जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना बेटा कि ये हो गया सर नॉन पोलर पाई बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल के पास कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं कहां जाऊंगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो देखो यहां पर मैं 3 बेंजीन रिंग ले लिया, तुमसे समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो जाना चाहेगा। सपोज इस बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप लगा है G, ठीक है, इस ग्रुप को हमने बोल दिया G1 ग्रुप, और इस बेंजीन पे ग्रुप लगा हुआ है G2। अब सुनना, थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा बेटा यहां पे। इस बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल आया, भाई बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए जिस बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो। ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मैं उसी के पास जाऊंगा। तो इसको लोगों ने बोला कि भाई तुमको कैसे पता कि ये सब न्यूक्लियोफाइल है, तो बोलेगा कि देखो ये सब में नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, और नॉन पोलर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, इसलिए ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बोले चलो भाई ठीक है। बोला कि किसके पास जाना चाहोगे, G1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, और G2 इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये क्या बोलेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो ये G1 चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। जबकि G2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया इस रिंग से, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। तो मेरा जो अट्रैक्शन होगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट रिंग के पास जाना चाहूंगा। क्यों, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। उसके बाद मेरा इंटरेक्शन इससे होगा, सबसे लास्ट में मैं यहां जाना चाहूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस G2 ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इसको कम से कम कोई दिया नहीं तो खींचा भी तो नहीं ना, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे तो ज्यादा है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का, इस E+ के अट्रैक्ट होने का इससे, तो सबसे ज्यादा कौन है, फर्स्ट। मतलब रिएक्टिविटी की अगर बात करें, रिएक्टिविटी मतलब इससे अट्रैक्ट होकर रिएक्शन करना टुवर्ड्स ESR। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। अब देखते हैं ये ग्रुप क्या बोल रहा है कि तुम E+ से जाकर रिएक्शन करो कि मत करो। तो ये ग्रुप क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर दिया। तो इलेक्ट्रोफाइल इससे जरूर मिलने के लिए आएगा, इससे रिएक्शन करने के लिए आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो ये रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, रिएक्शन को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि भाई जाओ हो रिएक्शन। तो ये एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन देने वाले, सर +M ग्रुप होंगे,
प्लस आई ग्रुप होंगे। इसमें कौन से ग्रुप होंगे? माइनस एम, माइनस आई। सर इलेक्ट्रॉन देना मतलब प्लस इफेक्ट। सर एक और इफेक्ट हमने नाम सुना था, हाइपर कंजुगेशन, तो प्लस एच। ये होता क्या है पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है ये नहीं पता है, लेकिन प्लस एच का मतलब प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा देता रहता है। प्लस एम मतलब मेजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन से दिया, प्लस आई मतलब इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन दिया। तो इलेक्ट्रॉन दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ी। माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई, ये तीनों इलेक्ट्रॉन खींचे मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ, मतलब इसके साथ अट्रैक्शन कम हुआ, क्योंकि इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन कम है तो वहां जाना चाहेगा क्या कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ऑल प्लस एम ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एंड ऑल माइनस एम, माइनस आई, माइनस एच ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बेंजीन रिंग है, इस पे NO2 लगा हुआ, और एक बेंजीन रिंग है जिसमें OH लगा हुआ। पूछा गया कि इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है ESR के लिए। आप बोलोगे जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका ESR का रेट ज्यादा होगा। फर्स्ट रिंग है, सेकेंड रिंग है, किस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? आप क्या बोलोगे? OH का लोन पेयर के प्लस M से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, NO2 का माइनस M इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो सेकंड होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ज्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट होना चाहेगा, फास्ट अट्रैक्ट होना चाहेगा, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ESR के लिए, ये कम रिएक्टिव होगा ESR के लिए। तो अगर वो देखा जाए तो ESR के लिए रिएक्टिविटी सेकंड का ज्यादा होगा, फर्स्ट का कम होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां मैंने 2 दिया है, 4-4 रहेंगे, 5-5 रहेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन रिएक्टिविटी आ गया सर ये बहुत बड़ी चीज हो गई, कोई बड़ी चीज नहीं यार। मैं वो लिख के देता हूं, ऑर्गेनिक बड़ी चीज नहीं है, केमिस्ट्री बड़ी चीज नहीं है, फिजिक्स बड़ी चीज नहीं है। तुम अपने पूरे मेहनत से पढ़ो, पूरे डेडिकेशन से पढ़ो, कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है। तुम उससे बड़े होते हो, तुम्हारा कंसेप्ट उससे बड़ा होता है। तुम बताओ ये क्वेश्चन का कोई औकात है क्या यार? इस तरह क्वेश्चन का कोई औकात है क्या? इसमें से दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है ESR के लिए आपसे पूछा गया है। इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है ESR के लिए आपसे ये पूछा गया है। मतलब दोनों बेंजीन रिंग में से किस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं, जेई में आते हैं। आप सोचो क्या लेवल रह गया है, तुम्हारा लेवल उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। अपने माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे, तुम्हारा लेवल नीट, जेई, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो इस तरह का, 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम, नीट हो, जेई हो, जेई मेंस हो, जो भी एग्जाम हो, उससे आपका लेवल 100 गुना हो जाएगा। अगर आपको हर सर ने जो भी कंसेप्ट पढ़ाया है, हर कंसेप्ट अच्छी तरह से आप पढ़े हो। पूछा गया कि दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसका ESR ज्यादा है, और इसी बात है यार, ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन दिया तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये माइनस M से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसमें ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जल्दी अट्रैक्ट होगा, फास्ट अट्रैक्ट होगा। मतलब सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। नोट करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखो, यहां पर G1 एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है G1? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये क्या क्या हो सकता है? प्लस M इफेक्ट हो सकता है सर, प्लस I इफेक्ट हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, जो नहीं जानते हैं, लेकिन प्लस है तो ये भी हो सकता है। ये कौन सा ग्रुप था? G1। G2 ग्रुप की अगर बात करें तो ये कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। मतलब ESR के लिए ये रिएक्टिविटी को कम कर देगा। क्या हो सकता है? माइनस M, और क्या हो सकता है? माइनस H, और क्या हो सकता है? माइनस I। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे? द ग्रुप्स which increases electron density
of the benzene ring. और ये क्या होगा? द ग्रुप्स which decreases electron density of benzene ring. अब देखो इसमें प्लस एम प्लस आई प्लस एच, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो कहां पर आना चाहेगा? सपोज ये प्लस एम ग्रुप है तो इसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आया? इस पोजीशन पे, फिर ये माइनस रेजोनेंस करके यहां आया, फिर यहां आया। G2 है, माइनस एम ग्रुप है, सपोज पोलर पाई बॉन्ड है या प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज। अब यहां भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहा, इस रिंग पर भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? ई पे प्लस चार्ज है सर, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो या तो इस पोजीशन पे ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? सर जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। सर यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, यहां कैसे आ सकता है? अब या तो ये यहां आएगा या तो यहां आएगा, ये दोनों पोजीशन क्या है? मेटा। तो एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Because these groups increases electron density at ortho and para position. Because these groups increases electron density at ortho and para position. इधर क्या लिखेंगे? ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। ब्रैकेट में एक्सेप्ट हैलोजन। आर मेटा डायरेक्टिंग। Because these groups decreases electron density more at ortho and para position. अब सुनिए,
मान लीजिए कि माइनस एम ग्रुप है तो इसका माइनस आई भी तो लग रहा होगा, तो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच के प्लस चार्ज दे दिया तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया, लेकिन माइनस आई से तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, तो यहां भी प्लस डेल्टा आ रहा होगा, थोड़ा सा प्लस चार्ज आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हर जगह कम किया, लेकिन ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। इसलिए मेटा पोजीशन जो है रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, किससे, ऑर्थो पैरा से, इसलिए क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। अब बात आती है कि हैलोजन क्यों नहीं सर, तो सुनो बेटा, हैलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है, तो माइनस आई डोमिनेंट होता है तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस डेल्टा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस एम से ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है क्योंकि हैलोजन के पास प्लस एम भी है, क्यों, लोन पेयर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका प्लस एम कम होता है इसलिए ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन बहुत ही कम देगा। तो भाई यहां से तो सिर्फ और सिर्फ खींचा, और यहां भी इलेक्ट्रॉन खींचा भी और दिया भी, खींचा भी और दिया भी, मतलब ये दोनों पोजीशन जो होंगे यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए हैलोजन जो है डीएक्टिवेटिंग होने के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जबकि और ग्रुप जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होंगे, प्लस एम प्लस आई प्लस एस, जैसे यहां पर ग्रुप की अगर बात कर लिया जाए, NH2 सर प्लस एम है, इसके पास लोन पेयर है, OCH3 सर प्लस एम है, लोन पेयर है, सर CH3 प्लस आई है, सर N C डबल बॉन्ड OCH3, सर यहां पर ये फ्री वैलेंसी से डायरेक्टली अटैच लोन पेयर है, इसलिए प्लस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप की अगर बात करोगे तो माइनस एम ग्रुप है, जैसे मान लो कि C डबल बॉन्ड O माइनस एम ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस एम ग्रुप है, NO2 माइनस एम ग्रुप है, ये सब क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। तो आप इसे नोट करें कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ये कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग, इससे पहले आप नोट करें। हाँ बच्चों, आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच रिंग इज मोर एक्टिवेटेड या मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स CSR। देखो यहां पर दो दो रिंग है ना, तो इन दोनों रिंग में बताना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है ESR के लिए। तो भाई चलो इस रिंग से पूछो कि तुम एक्टिवेटेड रिंग हो कि डीएक्टिवेटेड, तो बोलेगा कि मेरे से देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है कि डीएक्टिवेटिंग। तो इस रिंग से डायरेक्टली अटैच कौन है, पोलर पाई बॉन्ड, इसका क्या लग रहा है, माइनस एम, तो ये डीएक्टिवेटेड रिंग हो गया क्योंकि माइनस एम से इसके अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। ओ का यहां लोन पेयर क्या दे रहा है, प्लस एम, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ये कम रिएक्टिव हुआ, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो मोर एक्टिवेटेड हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। सिमिलरली यहां भी क्वेश्चन है, एन के बाद क्या होता है, लोन पेयर, ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड, यहां माइनस एम यहां पर प्लस एम, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो ये ज्यादा रिएक्टिव, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो ये जेईई में क्वेश्चन आते हैं। आप सोचो क्या क्वेश्चन का लेवल है, ये क्वेश्चन जेईई का आया हुआ है कि इसमें से कौन सा रिंग ज्यादा रिएक्टिव है ESR के लिए। ऑब्वियस बात है यार, सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है कि आप सोच सकते हो ना कि जो बच्चा थोड़ा सा भी प्लस एम माइनस एम पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन को कर सकता है। कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ सर, ये, क्यों, इससे प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है। इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ए, क्यों, इससे भी प्लस एम ग्रुप लगा हुआ। तो बच्चों आज का लेक्चर तो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में ESR के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे और भी कंसेप्ट सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।